तो जी आज हो गई है 26 अगस्त 2024 और इससे पहले मैंने आपको यहाँ की मार्केट्स दिखाई थी, सेंट्रल मार्केट और बेंथान मार्केट। अब नेक्स्ट डे है और आज यहाँ पे जो बचा हुआ मेरा भी यहाँ लास्ट डे ही है। कल सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। हम यहाँ से जा रहे हैं फूकॉक आइलैंड्स। फूकॉक आइलैंड्स वियतनाम का ही पार्ट है, बिल्कुल साउथ में पड़ता है। जैसे इंडिया के साथ आप यूँ मान लो, जैसे श्रीलंका लगा हुआ है ना छोटा सा, वैसे ही इन्हीं का हिस्सा है वो फूकॉक आइलैंड्स। वहाँ जा रहे हैं, बहुत सुंदर है सुना है, वहाँ जाके देखेंगे क्या है। बाकी आज जो एक दिन है हमारे पास, इसमें मैं आपको सिटी में और जो भी स्पॉट्स हैं जो देखने लायक हैं, जो लोग देखना पसंद करते हैं, वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हिस्टोरिकल सिटी है, तो आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आप कुछ बिल्कुल ही अजब गज़ब ही देख लो। लेकिन जो कुछ भी है, जैसे एक इनका बहुत पॉपुलर है, जो सबसे पॉपुलर यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो है यहाँ पे एक वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम है। वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम जो वियतनाम वॉर हुई थी, अमेरिका के साथ हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने बताया हुआ है। वहाँ सीधा सबसे पहले चल रहे हैं और आपको वहाँ की डिटेल भी बताऊँगा कि क्या है, किस तरह हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, सारा जो कुछ भी है वो आपको सारा बताते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले आज मैं बड़े दिन बाद ग्रैब ऐप से बाइक वाली वो मंगा रहा हूँ, टैक्सी। तो बाइक पे चलेंगे, पैसे बच जाते हैं, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, पैसे से याद आया मुझे कि अगर आप यहाँ वियतनाम में आ रहे हो, तो अगर देखो, सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा नॉर्मली अपना फॉरेक्स वगैरह कुछ लेकर आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आने से पहले भी कुछ US डॉलर ले लिए थे, कुछ वियतनामीज़ डोंग ले लिए थे। तो वियतनामीज़ डोंग मैं यूजुअली बुक माई फॉरेक्स से ये सारी फॉरेक्स वगैरह लेता हूँ। जो लिया था मैंने, वो नेट मुझे जो कॉस्ट पड़ी थी, मतलब ₹1 के बदले मुझे मिले थे लगभग मेरे ख्याल में 240 या 235 के आसपास, या पता नहीं 245 वियतनामीज़ डोंग। वो बहुत महंगा प्राइस है बेसिकली। हालांकि मैं बुक माई फॉरेक्स के साथ मैंने पहले कभी ऐसा नहीं होते हुए देखा कि वो हमेशा नॉर्मली ठीक रेट देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा। खैर चलो, एक वो था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स को यूज़ कर रहे हो। अगर आप कहीं POS पे, कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कहीं आप स्टोर में आपने कुछ ख़रीदा है, कुछ करा है, वहाँ पे करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, तो जो कन्वर्जन रेट मुझे मिल रहा है पिछले कुछ दिन से, जब से मैं वियतनाम में हूँ, तो वो रेट आ रहा है 285 का। तो वो भी एटलीस्ट उससे बहुत बेटर है जो उनका बुक माई फॉरेक्स का रेट था। और अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं ATM से, और अगर ATM चार्ज भी लगाता है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी यूज़ करें ATM जो चार्ज लगा रहे होते हैं अच्छा खासा, तो भी जो आपको कन्वर्जन रेट मिल रहा है वो 275 का है, वो भी बेटर है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए रहेगी, अगर आप यहाँ आते हैं, तो आप कैरी कीजिए US डॉलर की बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। एक US डॉलर के बदले आपको 25,000 वियतनामीज़ डोंग मिलते हैं, जो कि आज की डेट में गूगल पे लिस्टेड प्राइस, अगर आप कन्वर्जन चेक करोगे US डॉलर विद वियतनामीज़ डोंग की जो कन्वर्जन है, उससे भी ज़्यादा है। अगर आप सिटी के अंदर आकर लेते हो एक US डॉलर के बदले 25,000, तो वो आपको कन्वर्ट होकर, अगर आप बेसिक मैथ्स लगाओगे INR में, आपको 312 रुपये पड़ते हैं, मिल जाते हैं ₹1 के बदले। तो बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है। और इनफैक्ट अगर आप US डॉलर ख़रीदते हुए भी कुछ उनके जो चार्जेस होते हैं, कमीशंस होती हैं, वो भी पे कर देते हो, तो भी 312 रुपये आपको जो मिल रहे हैं, उसमें से अगर कुछ कट भी जाता है, मैं कह रहा हूँ 12 रुपये भी कट गए, तो भी 300 रुपये मिलना बहुत अच्छा रेट है। तो US डॉलर कैरी करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका बेस्ट रेट मिलता है आपको इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में। इनफैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ के आप कहीं भी जाओगे, आप फॉरेक्स एक्सचेंज करने लगोगे, तो आपको सबसे अच्छा रेट US डॉलर के बदले ही मिलता है। तो हार्ड कैश US डॉलर कैरी करना बेस्ट ऑप्शन है। तो अपना जो भी एक्सपेंस हो, आप पहले कैलकुलेट कर लें और उस हिसाब से कैरी करें। थोड़ा बहुत आप दूसरी करेंसी को कैरी कर सकते हैं जस्ट इन केस, क्योंकि आपको आते ही बिल्कुल एयरपोर्ट से ना लेना पड़े, क्योंकि एयरपोर्ट से थोड़ा सा रेट का फ़र्क आता है। मैंने वो भी पहले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे कितने का मिलता है।
वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मिनिमल सी फ़ीस है उनकी भी। लेकिन जो भी है आपको बेस्ट से बेस्ट मिले तो सिटी के अंदर करना, जहाँ आपको $1 के बदले 25,000 मिल रहे हों। और वो मैंने हज़ारों जगहों पर देख लिया, हर जगह 25,000 ईज़िली मिल रहा है $1 के बदले। तो ये था। अब फटाफट बस ग्रैब बुक कर रहा हूँ मैं अपनी, वही बाइक टैक्सी। उसके बाद चलते हैं और आपको वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम जो है सबसे पहले वो दिखाएंगे, फिर आगे 2-4 स्पॉट्स और हैं, वहाँ भी ले जाने की कोशिश करेंगे। Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. तो जी ये पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। बस 5 मिनट की राइड थी मेरी ग्रैब बाइक से, ज़्यादा दूर नहीं था मेरे हॉस्टल से। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर था, तो ज़्यादा नहीं। वो एक्चुअली इसलिए भी कर ली कि यार चलना तो पूरा दिन होता है, थक जाते हैं फिर, तो इसलिए जितना बच सके अपना चलना वो ठीक है। और ज़्यादा महंगी नहीं होती यहाँ पे ग्रैब वगैरह की बाइक ना। ये मुझे 19,000 वियतनामीज़ डोंग की पड़ी, मतलब कितना हो गया 60-70 रुपये मुश्किल से। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये पीछे है मेरे यहाँ पर ये वॉर म्यूज़ियम इनका बना हुआ है, ये देखो हेलीकॉप्टर और टैंक सब खड़े हुए हैं। अभी अंदर चलते हैं। इसकी टिकट गूगल पे मैंने चेक करी थी, वो थी 40,000 वियतनामीज़ डोंग। तो ज़्यादा महंगी वो भी नहीं है भाई, 150-175 रुपये के आसपास हुई। तो वो भी एग्जैक्टली क्या है कितनी है, हो सकता है कुछ अलग हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा गूगल पे गलत लिखी होती है। ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। तो जाके अंदर देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी है, कितने की है, क्या है, और अंदर फिर आपको पूरा दिखाता हूँ डिटेल में क्या है। तो जी टिकट लेके मैं अभी अंदर आया हूँ। सिर्फ बेसिक एंट्री है ये देखो, ये लिखी है 40,000 वियतनामीज़ डोंग। और साथ में आपको ऑडियो गाइड भी वो कहते हैं लेनी ही है, वरना अंदर जाके क्या करोगे। तो ये है जी ऑडियो गाइड, इंग्लिश में जो है। ये है 80,000 वियतनामीज़ डोंग। तो बेसिकली टोटल 1,20,000 वियतनामीज़ डोंग। तो कितना हो गया, लगभग 1,20,000 को कन्वर्ट कर लो 300, डिवाइड कर लो 300 से, तो उतना हो गया। जो भी है कन्वर्जन मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा, इतनी तेज़ नहीं है मैथ्स मेरी, ठीक है ना। बाकी ये देखो पीछे, अंदर जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये पीछे बना हुआ सारा, दूसरे बैक कैमरा से दिखाता हूँ, आपको ढंग से दिखेगा। ये देखो जी, ये यूएस आर्मी के, यूएस एयरफोर्स के वो खड़े कर रखे हैं इन्होंने, जो कैप्चर करे थे। और ये ओरिजिनल हैं प्लेन्स, कोई वो नहीं है कि ये आपको डुप्लीकेट या फिर रेप्लिकास बनाए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये देखो जी हेलीकॉप्टर, ये देखो ओरिजिनल जो है अंदर। ये देखो इसके ना सब दिख रहा है अंदर, जो वायरिंग से लेकर उसके नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह जो होते हैं वो सब लिखे हुए हैं। अभी ये यहाँ पे गिर गए थे या कैप्चर हुए, वो जो भी है। ये देखो जी अंदर मशीन गन लगी हुई है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। ये देखो जी इनके, ये जो प्रॉपर वो वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, डबल पंखों वाले, और जी इसमें आर्मी के बंदे भरकर आते हैं, जिसमें पीछे से ही ड्रॉप कर देते हैं। आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा, पीछे एक बड़ा सा गेट खुल जाता है, गाड़ी वाड़ी भी चढ़ा लेते हैं इसमें पूरी। ये देखो, ये वही पीछे का डोर है इनका, जो खुल जाता है पूरा। बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कैमरा में पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है। और ये है जी देखो टैंक।
ये सब यूएस आर्मी के टैंक, हेलीकॉप्टर और वो सब हैं जो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए हैं, कैप्चर करने के बाद लगाए होंगे या जो भी है। Forever young. What about you and I then? Can't wait to find a तो जी अब सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं। ऑडियो गाइड भी मैं लेके देखता हूँ क्या बताते हैं क्या है। बाकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री में रिसर्च करी हुई है मैंने वैसे क्या है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको वहाँ से भी उनसे भी सुन लेता हूँ वो क्या बताते हैं, फिर चलते हैं, फिर आपको भी बताते हैं एग्जैक्टली डिटेल में कि क्या है। final chance. 'Cause one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. But we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together. तो जी अंदर मैं आ गया था। यहाँ पे जो अभी बाहर हमने टिकट ली थी 80,000 की, इनकी जो ऑडियो गाइड की इंग्लिश वाले, उसका ये कलेक्ट करना था अंदर आके। और इसके साथ हेडफोन और एक ये मिला है डिवाइस जिसमें इंग्लिश की ऑडियो गाइड चलेगी जगह जगह, और साथ में एक दे दिया है मैप पूरा इसका। तो ये पूरा हम देखेंगे सुनेंगे जो भी है। और इसको लेने के लिए भी, जबकि हम बाहर 80,000 उसका देकर आए हैं इंग्लिश ऑडियो गाइड का, ये डिवाइस इनके महंगे होंगे, खैर अंडरस्टूड है वो बात। तो इसका भी एक डिपॉज़िट देना पड़ता है आपको, या तो आप ड्राइवर्स लाइसेंस दे दो, या कोई और आईडी कार्ड दे दो, कोई पासपोर्ट वगैरह वो दे दो, या फिर 5 लाख इनका जो वियतनामीज़ डोंग होता है वो दे दो। 5 लाख का नोट होता है बेसिकली, वो दे दो। लूज़ चेंज हो वो दे दो। तो बेसिकली ये वो रखते हैं या तो कैश या फिर आईडी। तो वो मैंने तो कैश दे दिया कि भाई ये रख लो, आईडी देना मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है किसी को भी। तो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी देर का ये ऑडियो गाइड होगी, टूर होगा, वो देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं क्या है डिटेल में। What's been holding us back now? Let's move closer to a new history. Find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. 'Cause one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. But we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together. To go on together. Yeah. To go on together. To go on together. Moonlight and fire, dancing closely together and staying forever young. What about you and तो जी एक छोटा सा टूर मैंने आपको अंदर यहाँ पे वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम जो है यहाँ पे इसका दे दिया है। बाकी इसके अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो ये सारा जो हिसाब किताब हुआ है, ये एक्चुअली पहली चीज़ तो आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो आज आपको इसका नाम दिख रहा है यहाँ पे वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम, ये कई बार चेंज करा गया है हिस्ट्री में। सबसे पहले इसका शुरुआत में नाम शायद रखा गया था एग्ज़िबिशन फॉर अमेरिकन एंड चाइनीज़ वॉर क्राइम्स इन वियतनाम, ऐसे था। फिर उसके बाद कुछ चेंज करा गया थोड़ा सा, फिर आई थिंक कर दिया अमेरिकन वॉर क्राइम्स पे आ गया। फिर बाय द टाइम ऑफ 1995 के आसपास इनके रिलेशंस अमेरिका से ठीक होने लगे, पॉलिटिकल रिलेशंस, तो इन्होंने वो अमेरिकन वॉर क्राइम्स वाला वो अपने इससे हटा दिया नाम, और इसका नाम सीधा सिर्फ रख दिया वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम। और रही बात इस सारी वॉर की, तो ये सबसे पहले देखो शुरुआत जो हुई थी, सब पॉलिटिक्स होती है देखो सारी जगह, हर जगह, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। तो हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम पहले अलग हुआ करते थे, अलग अलग कंट्रीज़ थी, जैसे आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है वैसे ही। 1952 में हुई थी अलग, कुछ इनके जिनीवा वगैरह की कोई इनकी आपस में कोई कन्वेंशन वगैरह थी, उसमें कुछ डिसाइड हुआ था, तो उसके हिसाब से था। लेकिन 1954 में वियतनाम में इलेक्शंस होनी थी, जिसमें कि इनको दोबारा रीयूनाइट करके एक कंट्री बनाना था।
और ये चीज़ कि ये दोबारा एक कंट्री बन जाए, ये बहुत सारी कंट्रीज़ को उनकी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान लग रहे होंगे उसमें वो उन्हें बात रास नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। तो वहीं से बस थोड़ी तू मैं शुरू होके ये लड़ाई शुरू हुई थी। और इस लड़ाई में बेसिकली नॉर्दर्न जो पार्ट ऑफ वियतनाम था और सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, ये आपस में भी एक वॉर में थे। नॉर्दर्न पार्ट को सपोर्ट कर रहा था चाइना, सोवियत यूनियन आप ये समझ लो जैसे रशिया हो गया और आपका यूक्रेन और ये सारी जो कंट्रीज़ उस समय हुआ करती थी, सब एक ही हिस्सा था सोवियत यूनियन का। ये सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन, चाइना और उनके जो एलाइज थे चाइना वगैरह के, वो नॉर्थ को सपोर्ट कर रहे थे। और साउथ को सपोर्ट करने के लिए था अमेरिका, और उसके साथ साथ थाईलैंड, नीचे आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये उसे सपोर्ट कर रहे थे सदर्न पार्ट को। तो इस सारे तामझाम में जो भी ये हुआ, उसमें सारा बस रीज़न यही था कि दो प्रेसिडेंट्स अलग हुआ करते थे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग कंट्री थे। तो कुछ इलेक्शंस का जो चक्कर हुआ, आपस में कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे ओपिनियंस पे, वो चाहते नहीं थे ये जुड़े एक बने, तो इस वजह से सारी हुई। और सबसे ख़राब बात जो इस सारी चीज़ में थी कि जो अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो सबसे ज़्यादा घातक थी पूरे ही वियतनाम के लिए, भले वो सदर्न पार्ट हो चाहे नॉर्दर्न पार्ट हो। क्योंकि इस सारी वॉर में उसने जो वेपन्स और जो तोप, गोले बारूद जो भी यूज़ करे, गोलियां, बंदूकें, वो तो करे ही करे, उसके साथ सबसे एक घातक एक केमिकल का इस्तेमाल करा उसने, जो कि ऊपर से एयर जो इनके वो फाइटर वो जो होते हैं जेट्स वगैरह, उनसे स्प्रे करवा दिया गया था। उसका नाम था एजेंट ऑरेंज। वो एक टाइप का केमिकल था जो कि बहुत ही ख़तरनाक था, और उसकी वजह से ना सिर्फ जो मिलिट्री में लड़ रहे थे उनके साथ, बल्कि जो सिविलियंस थे कंट्री के अंदर, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि वो इतना ख़राब केमिकल था कि उस समय आप ये समझ लो लोगों को तो उसने वो करा ही, उनके शरीर ख़राब कर दिए, उनको बीमारियां कर दी, उसके साथ साथ जो फसलें थीं, जो पेड़ पौधे थे, वो सब नष्ट कर दिए उन्होंने, बेसिकली जला से दिए अच्छी तरह। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, उस समय जो हुआ सो हुआ, उसके बाद भी जो यहाँ पर लोग पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे, पहली चीज़ तो स्टिल बॉर्न पैदा हुए, मतलब वो पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। और उसके बाद दूसरी चीज़, जो पैदा हो भी गए उनको इतनी सारी डिसेबिलिटीज़, इतने सारे फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटीज़ थी कि बस कहना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा, मतलब सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि ये किस टाइप की लड़ाई हुई कि आप इस टाइप के केमिकल्स को यूज़ कर रहे हो। चलो जो भी हुआ, ये पूरा जो म्यूज़ियम है ये उसी पे बनाया हुआ है, उसी सारी चीज़ को दिखाने के लिए कि किस तरह से क्या हुआ था, सारी चीज़ क्या थी। और ये लड़ाई जो थी बेसिकली 1954 में, जब वही मैं बता रहा हूँ इलेक्शंस का टाइम था और इनको एक बनने का कुछ प्लान हो रहा था, उस समय शुरू हो गई थी और 1975 तक ये चलती रही। और इस पूरे 21 साल के जो पूरी ये लड़ाई थी, 21 साल लड़ाई चली है, बताओ। 21 साल की लड़ाई में साढ़े 17 साल लगभग अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी इस लड़ाई में। और एक बार में एट एनी टाइम उनके 5 से 6 लाख जवान अमेरिका के सैनिक यहाँ पे डिप्लॉयड होते थे। और टोटली जो पूरी इस 17-18 साल की वॉर में जो अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें उनके 30-31 लाख लगभग सैनिक यहाँ पे डिप्लॉय करे गए थे। तो बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत कुछ हुआ। क्या कह सकते हैं, अब हालात अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। जैसा कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं नॉर्थ से साउथ पूरा होते हुआ आ रहा हूँ, तो आज जो हालात हैं यहाँ पे, जिस तरह का माहौल है, देख के अच्छा लगता है कि चलो उस चीज़ से रिकवर करा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस वॉर को। आप ये देखो कि 75 तक ये चली है, तो 25 साल 49 ईयर्स हुए हैं, बताओ। 49 ईयर्स सिर्फ इस वॉर को कंप्लीट हुए हैं। और इतना ज़्यादा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट हो गई है, लोग
खुशी से खुशहाल हैं। फिर भी माना यहाँ पे अभी भी इकनॉमी इनकी काफ़ी वीक है, करेंसी बहुत वीक है, लेकिन स्टिल जो ऑल ओवर एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात है। चलो ये देखकर खुशी होती है कि रिकवर कर लिया इतनी जल्दी। अब मुझे हो सकता लग रहा हो सकता है इनके लिए ना हो, लेकिन जो भी है आज हालात अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। तो जी ये एक छोटा सा मेरी तरफ से जो मैं आपको दे सकता था, एक इसकी नॉलेज हिस्ट्री की, जिन लोगों को हिस्ट्री में की थोड़ी सी वो हो, इंटरेस्ट हो एक कंट्री की, मुझे अच्छा लगा। पहले मैं थोड़ा सा वो हो रहा था डाउटफुल कि यार क्या ही करूँगा देख के, बेसिकली गोले तो बारूद ही तो हैं, लेकिन जब आप देखने लगते हो, आपको हिस्ट्री समझ में आने लगती है, कहानी पता चलती है, तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है। तो मेरे हिसाब से वर्थ अ विज़िट है। और जो ऑडियो गाइड ली थी मैंने, वो ज़रूरी नहीं है लेना, बहुत लोगों ने नहीं ली हुई थी। आप अगर लेना चाहो तो ले लेना, नहीं लेना चाहो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे बोर्ड्स पे भी सब लिखा होता है, आपको समझ में आ ही जाएगा मैक्सिमम चीज़ें। तो खैर चलो यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं एक दूसरे स्पॉट पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो जी वहाँ अपने वॉर म्यूज़ियम से सिर्फ आधा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर दूसरे स्पॉट पे पहुँच गए हैं। ये काफ़ी फ़ेमस है, मुझे नहीं पता अब क्यों इतना फ़ेमस है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है इनका सेंट्रल पोस्ट ऑफिस साइगॉन कह लो या हो ची मिन सिटी, एक ही बात है। साइगॉन एक पुराना नाम है, हो ची मिन सिटी बाद में है, ठीक है जी। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और पोस्ट ऑफिस को इतना फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे बनाया हुआ है मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई बात, लेकिन अंदर जाकर ही पता चलेगा शायद कि क्या है क्यों है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं डिटेल में क्या है। Dancing closer. देखो जी सामने ही फ़ोटो लगी है ये जिनकी, ये हैं हो ची मिन, जिनके ऊपर सिटी का नाम भी है। इनका काफ़ी बड़ा रोल था इनकी वियतनाम की इंडिपेंडेंस पे, तो इसलिए बेसिकली ये समझ लो वियतनाम के गांधी जी हो गए, ठीक है जी। फ्रीडम फाइटर थे, नोटों पे इन्हीं की फ़ोटो है इसीलिए, ठीक है ना। ये देखो बाकी अंदर ये है कि थोड़ी सी छोटी सी मार्केट सी बनी हुई है, बेसिकली सुवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है जी। और पोस्ट ऑफिस है। Together, but we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together. To go on together. Yeah. To go on together. तो जी ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पर हो ची मिन सिटी में है, ये मेरे पीछे, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि अंदर क्या है क्या नहीं है। बेसिकली अंदर से सारा पोस्ट ऑफिस ही, पूरा काम वही होता है। उसके साथ साथ सुवेनियर शॉप्स वगैरह और छोटे छोटे और कायोस्क बने हुए हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। बाकी इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा ये है, इसलिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि इसकी जो ये बिल्डिंग है, ये जो आप देख रहे हो पूरी, इसके डिज़ाइनर वो हैं जिन्होंने आईफिल टावर डिज़ाइन करा था, गुस्तावो आईफिल। तो बेसिकली डिज़ाइनर सेम है, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर सेम है, तो इस वजह से ज़्यादा फेमस है। बेसिकली अपने आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस है, अपने डिज़ाइन के लिए। तो यही था यहाँ पे। इसके बाद अभी यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे पास में एक कैथीड्रल है, काफ़ी फेमस है वो भी। अब हो सकता है वो भी अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस हो, तो वो जाकर देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। और बाकी यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी जगहें, ये पूरी आसपास, आप वॉर म्यूज़ियम मैंने जो आपको अभी दिखाया, वॉर म्यूज़ियम के आसपास ही सारा कुछ है।
विद इन 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर की रेंज में। तो आप पैदल चल के भी अपना आसपास ये कर सकते हैं टूर पूरा। और उसके अलावा मेरी तरह ग्रैब से बाइक वगैरह लेकर या कार वगैरह लेके भी आप एक पॉइंट A टू पॉइंट B जा सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो होती है यहाँ पे वियतनाम की, जैसे मैंने हांगकांग में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस पे टूर करा था, यहाँ पे उनकी भी चलती है। ये देखो मेरे पीछे से जा रही है, ये रेड कलर की अभी गई है बस, ठीक है ना, वही रेड कलर की बस है, हॉप ऑन हॉप ऑफ .vn इनकी वेबसाइट भी है। बाकी आप बुक यहाँ पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं आके, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। गेट योर गाइड ऐप है, उससे भी मिल जाएगी आपको ऑप्शन, क्लूक से भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने अभी रेट चेक करा था, तो 24 आवर की जो हॉप ऑन हॉप ऑफ होती है, बेसिकली मान लो आप दोपहर को 3 बजे आप बैठते हो किसी बस में या टिकट लेते हो, तो वो अगले दिन 3 बजे तक के लिए वैलिड होती है, पूरे 24 आवर्स का। ऐसा नहीं कि एक दिन ख़त्म होते ही वो ख़त्म हो जाएगी टिकट, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स की टिकट होती है एडल्ट्स की 5 लाख वियतनामीज़ डोंग। आप उसे डिवाइड करके देख लो, 300 से कितना हो गया, 5000 बाई 3, लगभग 1700-1700 रुपये के आसपास की हो गई, 1700 रुपये के आसपास की। तो 1700 रुपये में ये है, वो आपको जहाँ जहाँ आपको जाना है सिटी में, पूरी सिटी में, हो ची मिन सिटी में जो अट्रैक्शंस हैं वो आपको सारी दिखा देगी। एक ऑप्शन और भी होती है कि आप नॉन स्टॉप बस होती है कि आप उतर नहीं सकते, आप कांस्टेंट बैठे हो, वो थोड़ी सस्ती होती है, वो मेरे ख्याल 600-700 में मिल जाती है आपको टिकट। उसमें आपको वो स्पॉट सारे दिखाते हुए चली जाएगी, लेकिन आप उतर के दोबारा नहीं चढ़ सकते किसी उसमें दूसरी बस में या फिर उसी बस में आप किसी, वरना जो नॉर्मल टिकट होती है हॉप ऑन हॉप ऑफ की 24 आवर्स वाली, उसमें आप किसी भी पॉइंट पे उतरो, वहाँ आराम से घूमो, दूसरी बस आए उसमें वही टिकट दिखा के फिर चढ़ जाओ। तो ये इस तरह चलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ वही कैथीड्रल जो है यहाँ की पॉपुलर, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको वहाँ का दिखाते हैं। Feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history. और ये कैथीड्रल यहाँ पे बिल्कुल, जहाँ पोस्ट ऑफिस हमने देखा, ये वाला सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, इसी के बिल्कुल सामने कैथीड्रल है। और वहाँ जाने से पहले यहाँ पे एक पॉपुलर, अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं, तो ये है इनकी हो ची मिन सिटी की बुक स्ट्रीट। यहाँ पर अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी पॉपुलर जगह है यहाँ पर हो ची मिन सिटी में। ये भी देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या है, माहौल क्या है, किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप की बुक्स हैं, वो सारा आपको दिखा देता हूँ। एक नज़र मार लेते हैं जल्दी से, फिर आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये देखो जी, काफ़ी अच्छी सुंदर मेंटेन करी हुई है, अच्छी बनाई हुई है, ये देखो। बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बुक्स हैं हर टाइप की अवेलेबल। तो अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, आपके घर में बच्चे हैं जिन्हें पसंद है, तो आप उनके लिए ले सकते हैं यहाँ से। और एज़ यूजुअल थोड़े बहुत सूवेनियर की शॉप्स तो यहाँ हर जगह मिल जाती हैं। What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move closer to a new history. Find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. 'Cause one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. But we found a way to choose right from wrong. तो जी ये थी पीछे मेरे यहाँ की हो ची मिन सिटी की बुक स्ट्रीट। छोटी सी एक गली है, लेकिन काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, मेंटेन बड़ा अच्छा करा हुआ है और बड़ा शांत माहौल है। गली के अंदर ज़रा सा भी शोर नहीं, बाहर आते ही बिल्कुल आपको अलग माहौल दिखेगा, गाड़ियों की आवाज़ें और शोर और लोगों की आवाज़। वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा लगा। मतलब एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो जी ये मेरे पीछे वैसे तो है कैथीड्रल, ये आपको अभी समझ नहीं आ रही, ये एक्चुअली यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, तो पूरी कवर्ड करी हुई है। फ्रंट तो पूरा ही कवर्ड है, साइड्स के कुछ शॉट्स मैं यहाँ पर आपको डाल दूँगा, दिखा देता हूँ।
और भी अगर मुझे कुछ वीडियोस वगैरह यहाँ के मिल गए, कुछ ऑनलाइन देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ आपके लिए, अगर कुछ मिल गया तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं अंदर जाने का क्या हिसाब किताब है, अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर चलेंगे। बाकी फ़ोटोज़ यहाँ बाहर कुछ लगी हुई हैं, ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह दिखती है वैसे एक्चुअली ये। Feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history. Find out what we can be together. Take my तो भैया मेंटेनेंस के लिए मैंने यहाँ पर जाके पूछा पीछे, मेंटेनेंस क्योंकि चल रही है तो इस समय विज़िटर्स वगैरह कोई अलाउड नहीं है, बंद है। तो ठीक है, अब क्या करा जाए, यहाँ पे देखते हैं और आसपास और क्या है। वैसे मेनली तो ये मेजर अट्रैक्शंस थी। एक बाकी एक इनका इंडिपेंडेंस पैलेस है, वो बाहर से ही देखने का है, अंदर से तो जाने का कुछ नहीं है उसमें भी। वो बेसिकली सिग्निफिकेंस है इनके इंडिपेंडेंस की, बस जैसे हमारा लाल किला बना हुआ है कि वहाँ झंडा फहरा देते हैं, वो वाला हिसाब किताब है। बाकी एक बार फिर भी मैं आपको वहाँ जाके दिखा देता हूँ क्या है। लोग चले जाते हैं कई बार अंदर फर्स्ट फ्लोर तक ऊपर से थोड़ा सिटी विटी देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली वही है। ठीक है, फिर भी एक बार चलते हैं, देख लेते हैं, पास ही है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जब इधर तक आए ही हुए हैं तो वहाँ भी देखने में कोई हर्ज तो है नहीं। ठीक है ना, वहाँ पे हो सकता है सिटी का कोई अच्छा व्यू मिल जाए, आर्किटेक्चर अच्छा हो उसका, जो भी है। और जी मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ, यहाँ चर्च से इंडिपेंडेंस पैलेस जो है इनका वहाँ तक, क्योंकि ये 450 मीटर का डिस्टेंस है वॉकिंग, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर ट्रैफिक का हाल कुछ इस तरह का है कि आपको हाथ देकर ही बस रोकना पड़ेगा और आपको चलते रहना पड़ेगा। यहाँ पे ना लोग रेड लाइट पे रुकते हैं आसानी से, बहुत कम देखा है मैंने रुकते हुए, और ट्रैफिक नॉनस्टॉप चलता रहता है। इतने स्कूटर्स हैं कि बस पूछो ही मत। इनकी पूरी आबादी जितनी है उससे ज़्यादा स्कूटर्स हैं यहाँ पर इस देश में, तो आप सोच ही लो भैया कि क्या हिसाब किताब है। तो बस यही था कि अभी रोड क्रॉस करके आया हूँ, पूरा फुल ज़ोर में था ट्रैफिक। जो नए नए लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो खड़े ही रह जाते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कि हम क्रॉस करें, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यहाँ कोई ख़ास मतलब है नहीं, जो सही बात है। लोग कहीं से भी कुछ भी क्रॉस करते हैं, कोई लाइट्स का लेना देना नहीं है, बस ऐसा ही है हिसाब किताब। तो जी ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो बिल्डिंग, ये है इनका हो ची मिन सिटी में इंडिपेंडेंस पैलेस। और इसकी सिग्निफिकेंस बस वही है कि इंडिपेंडेंस को जब इंडिपेंडेंस इन्हें मिल गई, आज़ादी मिल गई टोटली पहले, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी, फिर चाइनीज़ आ गए, फिर कुछ जापानीज़ आ गए, फिर वॉर्स का चक्कर पड़ गया। तो ये सब चीज़ को निपटते हुए जो पूरा इनका वो बना हिसाब किताब, उससे जब फ्री हुए तो उसको अपनी पूरी फ्रीडम को सिग्निफाई करने के लिए ये बनाया गया था इंडिपेंडेंस पैलेस। और इनका अभी आज 26 अगस्त है और 5-7 दिन में इनका इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, नेशनल डे भी कहते हैं उसे, ये नेशनल वियतनाम डे या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, इंडिपेंडेंस डे ऑफ वियतनाम, वो है 2 सितंबर का, तो वो भी आ रहा है। उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, जैसे हमारे वहाँ 15 अगस्त को होता है। ठीक है, तो यही था बस यहाँ पे। और इस समय ये क्लोज्ड हो चुका है, क्योंकि इस समय बज रहे हैं यहाँ पे 5:15 शाम के, और ये सुबह 8:30 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक ही खुला होता है। ठीक है, बाकी इसकी कुछ अगर टिकट के प्राइसेस हैं वो मैं अभी पता कर लेता हूँ, वो मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जो जो जगह मैं गया हूँ मैं सब वीडियो में डाल ही रहा हूँ यहाँ पे, तो वो देख लेना आप। बाकी अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, सब कुछ वही है जैसा मतलब नॉर्मल एक पैलेस सा बनाया हुआ है। पैलेस क्या मतलब, एक बिल्डिंग बनाई हुई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हाँ, रही बात जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ कॉलोनाइजेशन फ्रेंच की
चाइनीज़ की सबकी रही है, जापानीज़ की भी रही है, तो उसका असर यहाँ पूरी सिटीज़ में दिखता है। इनफैक्ट जो अभी पोस्ट ऑफिस गए थे, वो जैसा कि मैं बता रहा था कि आईफिल टावर के डिज़ाइनर जो थे गुस्तावो आईफिल, उन्हीं का डिज़ाइन है वो इसी वजह से है क्योंकि फ़्रेंच कॉलोनाइजेशन यहाँ रही है। और बहुत सारी जो ऑल ओवर द कंट्री, सिर्फ यहीं हो ची मिन सिटी में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री आप हनोई से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ, हो ची मिन सिटी या और नीचे तक भी जाओगे तो आपको आर्किटेक्चर में, लोगों के तौर तरीक़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखेगा। आर्किटेक्चर में तो ख़ास तौर से दिखेगा, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, और थोड़ा बहुत जापानीज़ भी दिखेगा। तो ये यहाँ का वो है हिसाब किताब टोटल जो है। ये यहाँ पर हो ची मिन सिटी का पूरा टूर था जो आज मैंने आपके साथ कंप्लीट करा है, और बस यही थी हो ची मिन सिटी। और अब बस यहाँ से हॉस्टल वापस जाऊँगा, थोड़ा सा आराम करेंगे, और कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है मेरी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की। फूकॉक आइलैंड्स जा रहे हैं, वो और साउथ में है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। बहुत सुंदर है वो भी जगह, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है हिसाब किताब। वहाँ पे बड़े सुना है बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं, और एक बेसिकली जैसे हांगकांग में डिज़नीलैंड दिखाया था ना, यहाँ पे उनका कुछ एक है, ड्रीम लैंड है या पता नहीं कुछ ऐसे कुछ नाम है। जो भी है वो दिखाऊंगा आपको डिटेल में। बहुत सुंदर बनाया हुआ है वो भी उन्होंने, और ऑल ओवर आइलैंड की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं। बेसिकली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। इनफैक्ट जो मैं कई लोगों से यहाँ पे मिला हूँ हो ची मिन सिटी में, जैसे बातें होती हैं, हम हॉस्टल में जैसे रह रहा हूँ तो बहुत लोग मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उन्हें मैंने बताया कि मैं फूकॉक आइलैंड जा रहा हूँ इसके बाद, तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये है कहाँ। तो मैंने बताया कि और नीचे साउथ में है, तो तब उन्हें समझ में आई। तो इस तरह का हिसाब किताब है अभी तो फ़िलहाल। अब चलते हैं, बस यहाँ पे इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ज़्यादा लंबा ना हो गया हो और आपको बोर ना लगा हो। बाकी ये मैं इसलिए ये वाला टूर मैंने आज ये वाला व्लॉग इसलिए शूट करा, जो लोग हिस्ट्री में कंट्री की थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे, किस तरह से डेवलप हुआ, कैसे हुआ, जो भी आज कंट्री है वो किस तरह से कैसे इस जगह पे पहुँची है, तो उनके लिए ये ब्लॉग था मेनली। तो ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है जी, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो वो भी करते जाना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वियतनाम आते हुए अपने थोड़े लाइट कपड़े कैरी करना, कॉटन के हो सके तो, और सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज अभी इस समय धूप नहीं है क्योंकि रेनी सीज़न है बेसिकली यहाँ पे। आज बारिश नहीं हुई फॉर्चुनेटली, लेकिन हो जाती है अचानक ही। और ऑल ओवर द कंट्री आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी मिलेगी। तो मेरी तरह, जैसा कि मैं टैन हो चुका हूँ, टैन हो जाओगे, तो इसलिए सनस्क्रीन कैरी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।